रहे सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं रिया रजक। बिहार में कथित टेंडर घोटाले को लेकर के एक बार फिर से भ्रष्टाचार और प्रशासनिक पारदर्शिता पर सवाल अब खड़े हो रहे हैं। विशेष निगरानी इकाई एसवीयू ने फरार आईएएस अधिकारी संजीव हंस, कारोबारी रिशु श्री समेत 7 लोगों के खिलाफ निगरानी अदालत में चार्जशीट दाखिल की। इस पर विस्तार से बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी रवि सर मौजूद है। सर बताइए क्या है ये? देखिए, आपको तो पता है कि बिहार में रिशुश्री का मामला जो है वो किसी से छुपा नहीं है। घोटालों का बादशाह रिशुश्री को कहा जाता है और उसके पहुंच इतने दूर दूर तक हैं, इतने बड़े बड़े आईएएस अधिकारियों तक हैं कि अब क्या कहा जा सकता है। और करोड़ों के वारे न्यारे करने वाले ये बड़े घोटालेबाज रिशुश्री की अब मुश्किलें बढ़ती हुई आपको दिख रही हैं, क्योंकि अब इनके खिलाफ निगरानी अदालत ने चार्जशीट दाखिल कर दिया है। और जांच एजेंसी का ये दावा है कि टेंडर प्रक्रिया में बड़े पैमाने पर हेराफेरी हुई है और पसंदीदा कंपनियों को लाभ पहुंचाया गया है। आप समझ रही हैं ना? यानी कि पूरा इसमें खेल हुआ है और इसके बदले करोड़ों रुपए का कमीशन लिया गया है। तो ये पूरा जो भ्रष्टाचार का जो नेटवर्क है वो धीरे धीरे खुल रहा है, क्योंकि अब इस पे तो कार्रवाई हो रही है और निगरानी एसबीयू ने भी पहले ही इस पे कार्रवाई कर रही थी, लेकिन अब चार्जशीट दाखिल हो गया है। और आप ये समझ लीजिए कि जांच में करोड़ों की संपत्ति, नकदी, जेवरात और संदिग्ध लेन देन के साक्ष्य मिलने का दावा किया गया है। और ऐसे में सवाल है कि सिर्फ एक घोटाले का नहीं बल्कि पूरे सिस्टम की जो विश्वसनीयता का ये जो सवाल है वो अब एक तरीके से खड़ा है। और ये आप समझ लीजिए कि ये जो अब रिशुश्री का जो चैप्टर है ये अब धीरे धीरे अब आगे बढ़ रहा है। रिशुश्री को ये लग रहा था कि शायद मैं बच जाऊंगा, तो बचना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि जो एसबीयू है ना वो अपनी कार्रवाई तो कर ही रही है। और जब चार्जशीट आपके दाखिल हो गया है तो अब धीरे धीरे मामला जो है ना वो खुल करके सामने आ रहा है। जी सर, तो क्या रिशुश्री टेंडर घोटाला बिहार में भ्रष्टाचार के जड़ें गहरी होने का संकेत नहीं है क्या? बिल्कुल, देखिए, किसी एक व्यक्ति या अधिकारी पर आरोप लगाना अलग बात है, लेकिन जब जांच एजेंसी यह दावा करे कि टेंडर दिलाने के लिए संगठित तरीके से कमीशन लिया गया है, अधिकारियों की मिलीभगत से परियोजनाओं की लागत बढ़ाई गई और इसके बदले भारी संपत्ति अर्जित की गई है, तो मामला सिर्फ एक व्यक्ति तक सीमित नहीं रह जाता है। यह सवाल उठना स्वाभाविक है रिया कि क्या सरकारी परियोजनाओं में पारदर्शिता की व्यवस्था पर्याप्त है? अगर एक परियोजना की लागत आप समझ लीजिए कि 69 करोड़ रुपए से बढ़कर के 98 करोड़ रुपए हो जाती है, पहुंच जाती है, तो यह जानना जरूरी हो जाता है कि इसके पीछे तकनीकी कारण थे या फिर किसी प्रकार की अनियमितता हुई है। क्योंकि एक बार बजट कुछ और दोबारा बजट कुछ, तो भाई जाहिर तौर पर शंका तो होगी और पैसे का हिसाब किताब तो देना पड़ेगा। भाई पैसे तो जनते के टैक्स का पैसा है, हिसाब तो देना होगा। तो आप ये समझ लीजिए कि किसी भी प्रकार की अनियमितता ऐसे मामलों में जनता का भरोसा सरकारी व्यवस्था को कमजोर करता है और विकास कार्यों की विश्वसनीयता पर भी एक बड़ा जो है असर पड़ता है, सवाल होता है। तो जांच जो है ना वो सही दिशा में अगर जा रही है और सही अगर परतें खुल करके धीरे धीरे सामने अगर आ रही हैं तो कार्रवाई ऐसे लोगों के खिलाफ होनी चाहिए, क्योंकि किसी को भी लूट की छूट नहीं है। और रिशुश्री जैसे माफिया ने, जिसे टेंडर माफिया कहा जाता है, इससे पहले तो हम लोगों ने घोटालों के बारे में सुना था, लेकिन इतने बड़े पैमाने पर घोटाला और रिशुश्री ने जिस तरीके से किया, आईएएस अधिकारियों के साथ मिलकर के, कई आईएएस अधिकारियों के गर्दन इस पूरे मामले में फंसी हुई है, आपको पता ही है। तो इतने बड़े पैमाने पर जिस तरीके से ये घोटाला किया, ये जाहिर तौर पर ये अपने आप में एक बहुत बड़ा ये मसला है और अब धीरे धीरे इसकी परतें खुल रही हैं और अब जांच हो रही है। जी सर, अगर जांच एजेंसी के पास इतने पुख्ते सबूत हैं तो अभी तक मेन आरोपी जो है फरार क्यों है? देखिए, यह सबसे बड़ा और सबसे गंभीर सवाल है रिया। एसबीयू का दावा है कि उसके पास पर्याप्त साक्ष्य हैं और इसी आधार पर चार्जशीट भी दाखिल की गई है, लेकिन दूसरी तरफ मुख्य आरोपी बताए जा रहे कुछ लोग अभी भी गिरफ्तारी से बाहर हैं। अभी तक उनकी गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। जनता के मन में यह सवाल उठना स्वाभाविक है कि जब आम नागरिक के खिलाफ कार्रवाई तेजी से होती है तो बड़े बड़े अधिकारियों और प्रभावशाली लोगों की गिरफ्तारी में देरी क्यों होती है? भाई, आम लोगों की अगर बात हो तो उनको तो तुरंत अरेस्टिंग हो जाती है, तुरंत उन पर कार्रवाई भी हो जाती है, समय भी नहीं लगता है। लेकिन जैसे ही बड़े बड़े रसूखदार लोगों का नाम आता है
तो फिर देर क्यों होने लगती है? सबको सांप क्यों सूंघ जाता है? धीमी पड़ जाती क्यों धीमी पड़ जाती है भाई? क्यों सबको सांप सूंघ जाता है? यही तो सबसे बड़ा सवाल है। और ऐसा जब होगा तो जाहिर तौर पर जो जनता का विश्वास है वो कहीं ना कहीं कमजोर होता है। और कानून की नजर में सभी बराबर हैं, इसलिए जांच एजेंसियों की जिम्मेवारी है कि वो दिखाएं कि कार्रवाई केवल कागजों तक सीमित नहीं है, बल्कि आरोपियों को कानून के दायरे में भी लाया जा सकता है। अगर गिरफ्तारी में लगातार देरी होती है तो इससे जांच की जो निष्पक्षता है और जो प्रभावशीलता है उस पर भी सवाल उठता है। तो ये तो अब सवाल सबसे बड़ा है कि भाई मुख्य आरोपी कहाँ है और अभी तक पकड़ा क्यों नहीं गया? तो अब इस सवाल का जवाब तो लोग ढूंढ रहे हैं। जी सर, तो क्या बिहार में टेंडर प्रक्रिया में क्या बड़े सुधार की जरूरत है? देखिए, इस मामले ने एक बार फिर सरकारी टेंडर व्यवस्था की पारदर्शिता को बहस के केंद्र में तो जरूर ला दिया है, इसमें अब कहीं कोई शक और दो राय नहीं है। विशेषज्ञ लंबे समय से कहते रहे हैं कि टेंडर प्रक्रिया पूरी तरह डिजिटल, पारदर्शी और सार्वजनिक निगरानी के दायरे में होनी चाहिए, ये मांग रही है। और अगर किसी परियोजना की लागत बढ़ती है तो उसका पूरा तकनीकी और वित्तीय आधार सार्वजनिक होना चाहिए। क्यों बढ़ी, किस लिए बढ़ी, क्या कारण थे, क्या समस्या थी, समय ज्यादा लग गया, मटेरियल का रेट महंगा हो गया, या जो उसमें काम हो रहा था उसमें जो भी चीजें हैं, तो सरकारी टेंडर है, इसमें तो सब कुछ पहले ही तय हो जाता है। अब जब सरकारी टेंडर है, पहले ही सब कुछ तय हो गया, उसके बाद अगर इस तरह की अनियमितता होती है तो ये चीजें कहीं ना कहीं जो विश्वास है ना उसको तोड़ने का काम करती हैं। और आपको ये सार्वजनिक करना चाहिए, और सार्वजनिक करना चाहिए कि भाई किस आधार पर, जो वित्तीय आधार है वो सार्वजनिक होना चाहिए कि आखिर कैसे बजट में हेरफेर हुआ, कैसे बजट बढ़ गई। और आप ये समझिए कि इसके अलावा टेंडर देने, भुगतान करने और निगरानी करने वाली एजेंसियों के बीच भी स्पष्ट जवाबदेही तय होनी चाहिए। और आप देखिए कि कई राज्यों में ई टेंडरिंग और थर्ड पार्टी ऑडिट की व्यवस्था लागू की गई है। बिहार में भी ऐसी व्यवस्थाओं को और मजबूत करने की जरूरत महसूस की जा रही है, ताकि भविष्य में ऐसे किसी भी तरह के भ्रष्टाचार या पक्षपात की जो गुंजाइश है वो नहीं रह जाए। तो बहुत अभी सुधार करने की जरूरत है, और ये तो सरकार का काम है और सरकार इस पे काम कर रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो अभी यही है कि जिस तरीके से इतना बड़ा घोटाला बिहार में ये सामने आया तो इसने तो सबको चौंकाया। और अब कार्रवाई में जब विलंब होगा तो कहीं ना कहीं लोगों के मन में तो ये सवाल उठेंगे। हालांकि एजेंसी की तरफ से तो ये कहा जा रहा है कि हम कार्रवाई कर रहे हैं, अब हमने चार्जशीट भी दाखिल कर दिया है कोर्ट में, तो ठीक है ये कर लिया। लेकिन अभी भी एक बड़ा सवाल है कि जो मुख्य आरोपी है वो कहाँ है भाई? उसकी गिरफ्तारी अब तक क्यों नहीं हुई? क्या केवल सिर्फ अधिकारियों पर कार्रवाई काफी है या फिर राजनीतिक जवाबदेही भी तय होनी चाहिए? देखिए रिया, जब भी किसी बड़े घोटाले की चर्चा होती है तो दो तरह की जिम्मेवारियां सामने आती हैं, प्रशासनिक और राजनीतिक। और प्रशासनिक स्तर पर यदि किसी अधिकारी ने नियमों का उल्लंघन किया है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन यदि भ्रष्टाचार लंबे समय तक चल रहा है तो यह भी देखना जरूरी है कि निगरानी तंत्र क्या कर रहा था। एक गलती अगर हो गई तो आप तो कह देंगे कि भाई जानकारी नहीं थी, मिस्टेक से हो गया। लेकिन अगर लंबे समय से, रिशुश्री का कांड तो कोई एक दिन का तो है नहीं, ये तो लंबे समय से इनका पूरा रैकेट काम कर रहा था टेंडर घोटाला में। पूरे सरकारी विभाग को इन्होंने लूटने की योजना बना ली थी और अरबों खरबों करोड़ों रुपया तो ये लूट लिए। और अब जब बात सामने आई है तब ये पता चल रहा है कि भाई देखिए क्या क्या खोल हो रहा है। तो यदि भ्रष्टाचार लंबे समय तक चलता रहा है तो यह देखना जरूरी है कि जिनकी निगरानी की, जिनकी जिम्मेवारी है वो क्या कर रहे थे। विपक्ष अक्सर ऐसे मामलों में राजनीतिक जवाबदेही की मांग करता रहा है, जबकि सरकार जांच पूरी होने तक किसी निष्कर्ष पर पहुंचने से बचती है। वो कहती है भाई निष्कर्ष जब आ जाएगा, जांच पूरी हो जाएगी, तब इस बारे में आपको बताया जाएगा। तो देखिए, लोकतांत्रिक व्यवस्था में यह जरूरी हो जाता है कि जांच निष्पक्ष हो और दोषी चाहे किसी भी पद पर क्यों ना हो उसके खिलाफ समान कार्रवाई हो। और राजनीतिक जवाबदेही का मतलब दोष तय करना नहीं होता, बल्कि यह सुनिश्चित करना होता है कि भविष्य में ऐसी घटनाएं ना हो और निगरानी व्यवस्था मजबूत बनाई जा सके। यानी कि आपको परमानेंट सॉल्यूशन ढूंढना है कि ये जो इस तरह की जो चीजें हो गई, जनता का पैसा लूट लिया सरकारी अधिकारियों के ही मिली भगत से, जिन अधिकारियों की जिम्मेवारी थी कि आप भ्रष्टाचार को रोकिए, आप खुद ही भ्रष्टाचार में शामिल हो गए और ऐसे लोगों के साथ मिल करके करोड़ों के वारे न्यारे आपने कर दिए।
तो ये भाई जिम्मेवारी किसकी अब तय होती है? जब अधिकारी ही जब भ्रष्टाचार करने लगे तो सिस्टम और सरकार की जिम्मेवारी बढ़ जाती है कि आप जो है इसकी निगरानी करिए और कोई ऐसा सिस्टम डेवलप करिए कि फिर भविष्य में इस तरह की भ्रष्टाचार और लूट जैसी घटनाएं रिपीट नहीं हो सके। जी सर, तो इस मामले का बिहार की राजनीति और प्रशासनिक व्यवस्था पर क्या असर पड़ेगा? बिल्कुल, देखिए ये मामला आने वाले दिनों में बिहार की राजनीति का बड़ा मुद्दा बन सकता है। विपक्ष पहले से ही सरकार को भ्रष्टाचार के मुद्दे पर घेरने की कोशिश कर रहा है, जबकि सरकार जांच एजेंसियों की कार्रवाई को अपनी प्रतिबद्धता का प्रमाण बता सकती है। तो प्रशासनिक स्तर पर यह भी मामला महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें वरिष्ठ अधिकारियों के नाम सामने आए हैं। आपको पता है आईएएस तो भाई बड़ा अधिकारी, सबसे बड़ा अधिकारी होते हैं। आईएएस तो मालिक होते हैं, राजा होते हैं। तो जब ऐसे बड़े अधिकारियों के नाम जब इसमें सामने आए हैं और यदि आरोप सही होते हैं तो यह एक बड़ा संदेश होगा कि भ्रष्टाचार के मामलों में कार्रवाई किसी स्तर तक की पहुंच सकती है। और सबसे बड़ी चीज है कि दूसरी जो बात है, यदि जांच लंबी खींचती है या आरोपियों के खिलाफ ठोस कार्रवाई नहीं होती है तो जनता के बीच यह धारणा जरूर बन सकती है कि बड़े मामलों में न्याय की प्रक्रिया धीमी है और जो रसूखदार लोग हैं उन पर कार्रवाई नहीं होती है। हालांकि ये जो मामला है इसमें तो कार्रवाई हो रही है, अब तो नाम उजागर हो गया है और जो अधिकारी हों, चाहे आईएएस अधिकारी हों, संजीव हंस हों या फिर रिशु श्री हों, महाघोटालेबाज, अब दोनों के खिलाफ चार्जशीट तो दायर कर दिया गया है। अब चार्जशीट दायर होने के बाद अब कोर्ट अपने स्तर से देखेगा कि उस चार्जशीट में क्या क्या उनके ऊपर आरोप लगाए गए हैं और क्या क्या साक्ष्य प्रस्तुत किए गए हैं, क्योंकि उसी आधार पर तो अब उनका दोष सिद्ध होना है। तो अब ये अदालत में मामला है और निगरानी अदालत में ये जो चार्जशीट है दोनों के खिलाफ डाल दिया गया है और उसमें अब क्या क्या जांच एजेंसियों ने सबमिट किया है, क्या क्या उसमें उन्होंने आधार बनाया है, क्या क्या साक्ष्य उन्होंने उसमें डाल करके प्रस्तुत किया है, अब ये तमाम चीजें उसी पर डिपेंड करेंगी, जांच पर ही, साक्ष्य पे ही डिपेंड करेंगी। और अब देखना होगा कि अब अदालत अब इस मामले में क्या अगली कार्रवाई करता है, क्योंकि जांच एजेंसियां तो दावा कर रही हैं कि भाई इसमें तो कार्रवाई हो रही है। तो जैसा कि आप सुन रहे थे, रिशु श्री टेंडर घोटाला सिर्फ एक आपराधिक मामला नहीं बल्कि बिहार की प्रशासनिक पारदर्शिता, जवाबदेही और सरकारी व्यवस्था की विश्वसनीयता से जुड़ा सवाल बन गया है। चार्जशीट दाखिल हो चुकी है, जांच एजेंसियां सबूत होने का दावा कर रही है, लेकिन अब सबकी नजर इस बात पर है कि क्या इस मामले में दोषियों को सजा मिलेगी या फिर क्या सिस्टम में ऐसे सुधार होंगे जो भविष्य में इस तरह के आरोपों को रोक सकेंगे। यही थी आज की सबसे बड़ी हमारी। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव। तब तक के लिए धन्यवाद।